बिहार में पहले दौर की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी। पहले राउंड के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन बिहार के चुनाव में खून बहाने का खेल शुरू हो गया। कल शाम शिवहर से चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार की कुछ हमलावरों ने हत्या कर दी। श्री नारायण सिंह पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान फायरिंग की गई। शिवहर से उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या के बाद से शिवहर और आसपास के इलाकों में तनाव है। उनके समर्थक गुस्से में हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। क्या है ग्राउंड पर स्थिति? आज इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा शिवहर में हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की, श्री नारायण सिंह के परिवार से बात की। आपको दिखाते हैं पवन नारा की पूरी रिपोर्ट। बिहार में पहले राउंड की वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही खूनी खेल शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के बीच जब लोग नारों और भाषणों की बात कर रहे हैं, उत्तर बिहार में गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। इस गोलियों की गूंज के बीच शनिवार शाम एक उम्मीदवार और उसके समर्थक की हत्या कर दी गई। बिहार के चुनाव में गोलियों की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त हम हथसार गांव में मौजूद हैं, जो शिवहर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां जनता दल राष्ट्रवादी के श्री नारायण सिंह पर कल शाम 7 बजे 4 से 5 गोलियां चलाई गई। जिस वक्त गोलीबारी की गई उस वक्त वो जनसंपर्क कर रहे थे और यहां उन्हें गोली मारी गई। बदमाशों ने शिवहर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह को निशाना बनाया। श्री नारायण सिंह आरजेडी छोड़कर जनता दल राष्ट्रवादी से चुनाव मैदान में उतरे। जिस वक्त बदमाशों ने श्री नारायण सिंह पर फायरिंग की, वो समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान पर निकले थे। श्री नारायण सिंह लोगों से मिलते जुलते पिपराही थाना क्षेत्र के हथसार गांव पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अचानक उनके काफिले पर फायरिंग शुरू कर दी। श्री नारायण सिंह और उनके 2 समर्थकों को गोली लगी। तीनों को गंभीर हालत में शिवहर के सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए सीतामढ़ी रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही श्री नारायण सिंह ने दम तोड़ दिया। उनके समर्थक संतोष कुमार की मौत हो गई। पूर्णिया थाना अंतर्गत हथसार गांव में ये बताया गया है कि वहां पर ये अपने चुनाव प्रचार के दौरान वहां थे। इसी क्रम में कुछ अपराधकर्मी जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई है और गोली चलाने के दौरान ये जख्मी हुए हैं। और उसके बाद अपराधकर्मी भी भागने का प्रयास किए, लेकिन कुछ उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था। तो अभी इलाजरत है। जिस वक्त बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, वहां अच्छी खासी भीड़ थी। श्री नारायण सिंह के साथ उनके समर्थकों का हुजूम था। गांव और आसपास के लोग भी थे। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि हमलावर आराम से आए, श्री नारायण सिंह के समर्थकों की भीड़ में मिल गए। उस वक्त समर्थक श्री नारायण सिंह के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लोग जोश में थे, सब पर चुनावी रंग चढ़ा था। मौके पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि हमलावरों ने भीड़ के साथ श्री नारायण सिंह जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया और फिर मौका देखकर तड़ातड़ गोलियां झोंक दी। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही भगदड़ मच गई। जब तक लोगों को कुछ समझ आता, तब तक श्री नारायण सिंह को कई गोलियां लग चुकी थी। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरे थे। ये सब देखकर उनके समर्थक गुस्से में आ गए। भीड़ ने गोली चलाकर भाग रहे 2 बदमाशों को दबोच लिया और पीटना शुरू कर दिया। श्री नारायण सिंह जनता दल राष्ट्रवादी में शामिल होने से पहले आरजेडी में थे और खुद भी बाहुबली की पहचान रखते हैं। 12 से ज्यादा मामले उन पर लंबित हैं। इससे पहले जिला चुनाव और पंचायत के चुनाव वो लड़ चुके हैं। अब की बार आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिली तो जनता दल राष्ट्रवादी का दामन थामा और मैदान में उतरे। पुलिस को आशंका है कि इस हत्या के पीछे गैंग वॉर वजह हो सकती है, क्योंकि खुद श्री नारायण सिंह के खिलाफ भी 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। चुनाव अभियान के दौरान इस सनसनीखेज हत्याकांड से शिवहर में तनाव है। श्री नारायण सिंह के समर्थक गुस्से में हैं, इसलिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। श्री नारायण सिंह के गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है।
लैंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। संपूर्ण जिले में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट्स का डिप्रेशन किया गया है। मैं और एसपी साहब हम लोग भी घूम कर देख रहे हैं। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। श्री नारायण सिंह शिवहर के ही नया गांव के रहने वाले थे। वो पंचायत के मुखिया भी रह चुके थे। वो डुमरी कटसरी से जिला परिषद के सदस्य रह चुके थे। जनता दल राष्ट्रवादी से चुनाव मैदान में उतरने से पहले वो आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष थे। वो टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। श्री नारायण सिंह पर दर्जन भर क्रिमिनल केस दर्ज है। उन पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले हैं। अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा भी हो चुकी है। साजिश तो रची जा रही थी। साजिश के पीछे स्थानीय राजनीतिक भी है। अपराधियों का जो गिरोह होता है, जो गैंगवार में लिप्त रहते हैं, उनका भी हाथ लग रहा है। कैंडिडेट होने के नाते उन्हें जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी वो मिली थी, नहीं मिली थी? नहीं, सिक्योरिटी उनको कल जो है एप्लीकेशन वो दिए एसपी साहब को, और कल 3 बजे उनका आदेश हो गया था सिक्योरिटी का। लेकिन आदेश हुआ उससे पहले वो निकल चुके थे हथियार के लिए। साधारणतः एप्लीकेशन दी थी या कोई शंका थी उनको इस तरह की? शंका थी। शंका थी? हाँ, शंका थी। सुरक्षा के लिहाज से वो हमेशा चिंतित रहते थे। यहाँ जो है अकलियत में, दलित में, शोषित में, वंचित में इतना लोकप्रिय हो गए थे, इस तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे कि यहाँ के स्थानीय राजनीतिक लोग घबरा गए थे। शिवहर से उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि शिवहर से बाहुबली और अब जेल में बंद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मोहन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी हैं और जेल की सजा काट रहे हैं। हालांकि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी एंगल से जांच की बात कह रहा है। जो अभी तक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक एंगल नहीं लग रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी आगे होगा वो पता चलेगा। शिवहर विधानसभा सीट से उम्मीदवार की हत्या के बाद अब सवाल ये है कि क्या यहां चुनाव स्थगित किया जाएगा? आमतौर से उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। पंजाब के अमृतसर में भी कल हिंसा का खेल खेला गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों से कई लोग हिंसा में घायल हुए। हिंसा क्यों हुई, इसके लिए कोई भी वजह सही से नहीं ठहराई जा रही। दरअसल सत्कार कमेटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता 328 पावन स्वरूपों के मामले में एसजीपीसी को दोषी ठहरा रही है। सत्कार कमेटी एसजीपीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रही है। कल इसी मांग को लेकर सत्कार कमेटी के लोग एसजीपीसी के दफ्तर के सामने धरना दे रहे थे। इस बीच बहस और कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते जिसने हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से तेज धार हथियारों और लाठियों से एक दूसरे पर हमला बोल दिया गया। आज इंडिया टीवी की रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा अमृतसर गईं। उन्होंने इस पूरे मामले में हर पहलू को समझने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं गोनिका की रिपोर्ट। इससे आपको अंदाजा आएगा कि इस हिंसक झड़प के पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है। एसजीपीसी के कर्मचारियों और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार समिति के लोगों के बीच में कल जो क्लैश हुआ उसकी मुख्य वजह गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर आरोप था इस समिति का। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब समिति का ये कहना है कि 2014 में जो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां जो कि एसजीपीसी के प्रकाशन विभाग से मिस हुई थी, उसको लेकर जो इंक्वायरी हुई है और जिन लोगों के नाम उसमें सामने आए हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसी के लिए 14 सितंबर को समिति के लोग यहाँ पर एसजीपीसी के प्रधान से आकर मिले भी थे। उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा था, लेकिन एसजीपीसी का आरोप है कि वो यहाँ पर मांग पत्र तो देकर जाते थे, लेकिन उसके बाद बाहर आकर अपनी बात से मुकर जाते थे और फिर से यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया जाता था। जिसके बाद 17 सितंबर को यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन जो है वो परमानेंट शुरू हुआ। 40 दिन से वो लोग यहाँ पर बैठे थे और एसजीपीसी का ये कहना है कि उनकी तरफ से हर खाने की चीज, रहने की और बिस्तर उनको मुहैया यहाँ पर करवाए गए थे। लेकिन कल जिस तरह घटना हुई, उन्होंने ऑफिस को ब्लॉक करने की कोशिश की। उसके
बाद ही ये पूरा मामला बढ़ा। दरअसल ये मामला जो है वो 2014 का है, जब एसजीपीसी के प्रकाशन विभाग से कुछ गुरु ग्रंथ साहिब की कुछ प्रतियों के मिस होने की जानकारी आई थी। उसके बाद एसजीपीसी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई और फिर मामला अकाल तख्त को ट्रांसफर किया गया। अकाल तख्त की तरफ से बनाई गई कमेटी ने इस मामले की इंक्वायरी की, जिसमें कुछ कर्मचारियों के नाम सामने आए जो प्रकाशन विभाग में थे, उनके नाम सामने आए और उसके बाद उन पर इंक्वायरी की गई, उनको सस्पेंड किया गया, कईयों को टर्मिनेट किया गया। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार समिति का ये कहना है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी संवाददाता गुनिका अरोड़ा अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल भी गई। यहां पर कल इस झड़प में घायल हुए लोगों को भर्ती कराया गया है। गुनिका ने अस्पताल में भर्ती सत्कार कमेटी के लोगों से बात की। पूरे क्लैश में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इस वक्त यहाँ पर सिविल अस्पताल के वार्ड में ये सब हैं और इन्हीं लोगों से बात करने के लिए हम पहुंचे हैं कि आखिर कल क्या पूरा मामला हुआ था, कैसे ये पूरा मामला जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामले में दोनों पक्षों में झड़प हो गई। उनका कहना है कि वो शांत वो बैठे हुए थे, हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कल शुरुआत आप लोगों की तरफ से हुई। आप लोग कह रहे हैं कि उनकी तरफ से शुरुआत है, क्या हुआ था? नहीं, हमारी तरफ से कोई शुरुआत नहीं हुई है। कल 41 डेज था, 41वां दिन था कल। तो हम पाठ करते हैं, पहले पाठ हुआ जपजी साहब सुखमनी साहब का पाठ हुआ, उसके बाद हमारे जो ढाडी जथा आता है वो कीर्तन कर रहे थे। उसके बाद 1 बजे वो आए हैं, 1-1:30 बजे उन्होंने आके एकदम अटैक कर दिया, हमारे एकदम अटैक कर दिया। हमने तो कुछ नहीं किया उनके साथ, तो फिर भी बैठे सतनाम वाहिगुरू का जाप कर रहे थे सारे, तो उन्होंने अटैक किया है। क्या मारा था? फोर्स वालों ने डांगों से मारा, तो लाठी से एक बाँह फ्रैक्चर हो गई है मेरी और पैर फ्रैक्चर है, तो पीछे भी हैं, पीछे भी बहुत ज़्यादा डांगा मारी है उन्होंने, भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मारा सभी को। एसजीपीसी का आरोप है कि शनिवार को दोपहर 1 बजे सत्कार कमेटी के लोगों ने उनके दफ्तर के बड़े गेट पर ताला लगा दिया। कुछ लोग छोटे गेट के सामने बैठ गए। एसजीपीसी का आरोप है कि सत्कार कमेटी के लोगों ने दफ्तर को ब्लॉक कर दिया और जब एसजीपीसी ने इसका विरोध किया तो सत्कार समिति के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। एसजीपीसी का कहना है कि उन्होंने अपना बचाव किया, जिसमें उनके 6 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में एसजीपीसी ने सत्कार कमेटी के लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सत्कार कमेटी के कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जिन्ने भी सत्कार कमेटी के मैंबर सन वो आ करके साडा तेजा सिंह समुद्री हाल जो है जिथे हमारा दफ्तर है उनके सामने वो बैठ गए, उन्हें धरना दे दिया। लेकिन हमने बहुत उनके बातचीत की, एसजीपीसी के मैंबर साहबान ते साडे सेक्रेटरी साहबाना ने बैठ करके उनको समझाया कि ये जिहड़ा स्थान है बड़ा रूहानीता केंद्र का स्थान है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इत्थे कोई धरना प्रदर्शन किया जाए। लेकिन उन्होंने बार बार साड़ी जो अधिकारियों नाल बात हुई थी मान के चले जाते, बाहर जाके वो मुकर जाते थे। फिर उन्होंने ये भी किया कि असी 17 तारीख को अपना धरना भी उठा देंगे। असी बार बार ये कहते रहे कि असी नहीं चाहते कि ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हो। मैं कहना दुख की बात ऐसी है कि इन्होंने स्पीकर ला के इत्थे ऐसियां बातें करनियां शुरू कर दियां जो श्रोमणी कमेटी के खिलाफ थी, श्री अकाल तख्त के खिलाफ, साडे कर्मचारियों के खिलाफ, और बहुत मंदी भाषा बोलते थे। इस हिंसक झड़प को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत जल्दी ही आने वाले समय में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने वाले हैं और इस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इनके पीछे जो बादल परिवार है वो धार्मिक गलतियों की वजह से फंस गए हैं और उनको मालूम है कि उनकी जो वोट बैंक है वो धीमे धीमे ख़त्म हो रही है। वो पहले ही बरगाड़ी के मसले में, बेअदबी के मसले में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वो फंसे हुए हैं। अब वो 328 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो स्वरूप मिसिंग हैं, अब उसकी भी रिपोर्ट आ गई कि भाई ये वाकई में मिसिंग है और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास और बादलों के पास इस बात का कोई पर्याप्त जवाब नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि ये लोग जो संघर्ष कर रहे थे शांतमयी ढंग से ये इंसाफ के लिए बैठे थे। और आइए एक बार फिर से लौटते हैं बिहार चुनाव की तरफ। बिहार चुनाव में स्थानीय मुद्दों की जगह अब CAA, NRC, NPR और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे हावी हो रहे हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।
आज शेखपुरा और पूर्णिया में ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पर निशाना लगाया। ओवैसी ने सीएए, एनसीआर, एनपीआर जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कल ओवैसी बिहार के कैमूर से चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जमीन पर कदम रखते ही 3 पार्टियों पर अटैक किया है। सबसे पहला हमला बीजेपी पर। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए। ओवैसी का दूसरा अटैक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुआ। नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए, अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार रिटायरमेंट की जिंदगी। और तीसरा हमला आरजेडी पर किया। आरजेडी के 15 साल आपने देख लिया, नीतीश बीजेपी के 15 साल आपने देख लिया। ओवैसी की पार्टी की वैसे तो बिहार में कोई हैसियत नहीं और उनकी इमेज भी वोट काटने वालों की है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए एमडीके का फॉर्मूला बनाया है। एमडीके क्या है, इसे गौर से समझिए। एम यानी मुसलमान, डी यानी दलित और के यानी कुशवाहा। बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, मायावती की बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन का फॉर्मूला देखिए। ओवैसी की नजर मुसलमान वोटों पर है, मायावती बिहार में दलितों का वोट देख रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी कुशवाहा वोट पर नजर गड़ाए हुए है। यानी ओवैसी समेत तीनों नेताओं ने अपना अपना कोटा संभाला हुआ है। ओवैसी मुसलमान वोटों को खींचना चाहते हैं, जो बिहार में जेडीयू और आरजेडी दोनों खेमों में बटा हुआ रहता है। क्या ओवैसी दोनों दलों को ये नुकसान पहुंचा पाएंगे? 10 लाख और 19 लाख नौकरियों के वादों पर देखिए ओवैसी ने क्या कहा। आरजेडी 10 लाख तो मोदी ने कहा मैं 19 लाख। मोदी वो 1 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया, वो तो दे दो बिहार को। 15 लाख का वादा किया, 15 लाख है, 15 लाख नहीं आए। ओवैसी के निशाने पर दूसरे नंबर पर आए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और फिर मजमे का शोर सुनिए। ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बिहार को आए और बिहार को आकर उन्होंने बिहार को आया और बिहार को आकर उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा, ओवैसी का नाम ले दिया। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, आपके ख्वाबों में हम क्यों नजर आते हैं? आपके ख्वाबों में हम क्यों आपको नजर आते? योगी बिहार को आए, अरे बिहार के बारे में बात करो, मगर नहीं पाकिस्तान और ओवैसी की बात कर रहे हैं। मायावती और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर ओवैसी ने बिहार में डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया है। उनकी पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी ने उपचुनाव जीता था और अब उनकी उम्मीद उन 24 सीटों पर है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। ओवैसी जानते हैं कि बिहार में वो अपने दम पर कोई कमाल नहीं कर सकते, हाँ दूसरी पार्टियों को मुश्किल में जरूर डाल सकते हैं। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके बिहार की जनता तक पहुंचा दीजिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी को के एक एमएलए को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आरजेडी और बीजेपी ने इस चुनाव में बड़े बड़े वादे किए हैं, लाखों नौकरियों के वादे किए जा रहे हैं। दोनों के वादों पर ओवैसी ने एक किस्सा सुनाया कि 10 लाख और 19 लाख हम अपने बचपने में एक लतीफा सुनते थे। दो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, दौलतमंद लोग थे, तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी जमीन थी कि नेपाल के बॉर्डर तक मेरे दादा की जमीन थी। उसने कहा उस जमीन में मेरे दादा के घर का एक कमरा इतना बड़ा था कि 2 एकड़ पर खाली कमरा था। और उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी गली थी कि अगर कोई उस गली में चला जाता तो वापस आने तक वो बूढ़ा हो जाता।
दूसरे ने कहा इतने लंबी छोड़ेंगे, मुझे भी लंबी छोड़ना है। उसने कहा कि मेरे दादी के पास इतना बड़ा वो लंबा बम्बू है, अगर नेपाल में चांद दिखा तो मेरी दादी उस चांद को बम्बू से डालकर मेरे घर के सामने ला दी। अब जब मेरी दादी का दिल नहीं लगता तो दादी तारों से खेलती थी। तो दूसरा छोड़ने वाला तो उसने कहा ये तो बता दे प्यारे कि तेरी दादी और बम्बू कहाँ रखती थी? तो उसने कहा कि तेरे दादा के गली में रखती थी। अब समझ लीजिए कि बिहार में चांद और तारे कौन दिखा रहा है। बिहार का चुनाव पहले ही बहुत उलझा हुआ है और अब ओवैसी के एनडीके वाली इक्वेशन ने इसे और ज्यादा उलझा कर रख दिया है। पाकिस्तान में पब्लिक के बाद अब वहां